बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हैं ज़ोक वाले। मैं हूं हसन गुमान, आपका मेज़बान। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ोक वाले में इंटरव्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया था। लास्ट इंटरव्यू हमने अरशद मराज साहब का लिया था। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हम एक शायर, समाजी मफक्कर, एक सीनियर शायर, उनके पास तशरीफ़ लाए हैं, तलत मुनीर साहब। तलत मुनीर साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। तलत मुनीर साहब अहद आज़र के काफ़ी मकबूल शायर हैं और ये जो सन 2000 में जो ऑनलाइन मुशायरों का सिलसिला शुरू हुआ था, इसमें तलत मुनीर साहब ने बहुत गर्मजोशी से शमूलियत अख्तियार की और इन ऑनलाइन मुशायरों में ये काफ़ी मुतहरिक रही। हम तलत मुनीर साहब से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे। उन्होंने अपना शेरी सफ़र कब शुरू किया, किस तरीके से शुरू किया, वो किन मराइल से गुज़रे, ये सब हम उनसे गुफ्तगू में हमारी इनसे बातचीत हमारी होगी। मैं चंद इनके कुछ किताबों के बारे में आपको बता दूं कि उसके बाद बगैर टाइम ज़ाया किए हम तलत मुनीर साहब की तरफ बढ़ेंगे। तलत मुनीर साहब की एक किताब आ चुकी है जिसका नाम है ना खुदा नाराज़ है। ये नज़्म और वज़नों पर मुश्तमिल है और दो किताबें इनके ज़ेर तबा हैं, फ़ाख्ता नाराज़ है और ज्ञान का लम्हा। फ़ाख्ता नाराज़ है, इसमें तलत मुनीर साहब का जितना भी कलाम है वो मज़ामती शायरी पर मुश्तमिल है। जो एक और किताब दूसरी उनके ज़ेर तबा है, ज्ञान का लम्हा। ये किताब तजरीदी अफसानचों पर मुश्तमिल है और ये दोनों किताबें ज़ेर तबा हैं जो बहुत जल्द आ जाएंगी, किसी भी करीबी बुक स्टॉल पे आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं तलत मुनीर साहब की तरफ, जो कि शायर, अदीब और जाने माने समाजी मफक्कर हैं। इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो इनसे यही है कि इन्होंने ये अदबी सफ़र शुरू कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा कि तमाम अहबाब मुझे जानते हैं, तलत मुनीर मेरा नाम है। मैं शायरी भी करता हूँ और नसर निगारी भी करता हूँ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर कलम उठाता हूँ। आज ज़ौक़ वाले जो हैं उन्होंने मुझे मदऊ किया इस इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए मैं उनका निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। हसन गुमान साहब, आपका पहला सवाल दरअसल एक ऐसा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी इंटरव्यू में ना पूछा जाता हो, क्योंकि आम तौर पर ये एक रवायत बन चुकी है इंटरव्यू की कि आपका अपना अदबी सफ़र और आपका ज़िंदगी का सफ़र जो है वो कैसे गुज़रा। तो ज़िंदगी तो एक लंबा सफ़र है और उसमें अगर जाएं तो वो तो एक लंबा सफ़र जाता है। अदबी सफ़र में मेरे साथ आम लोगों से हट के कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ़ सिलसिला रहा, इसलिए कि मैं कॉलेज के ज़माने में बहुत ही एक्टिव शायर हुआ करता था और मैंने शायरी भी जो तरी मुशायरे होते थे जिसमें इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी मुशायरे, तो पूरे पंजाब में आना जाना प्राइज़ होल्डिंग के लिए। तो उससे पहले मैं अशार कहा करता था। मैं बुनियादी तौर पर एक कैरियरिस्ट आदमी हूँ और अपने नौजवान दोस्तों को ये ज़रूर मशवरा भी दूँगा कि कैरियरिज़म एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। भला से आप किसी भी कैरियर में हो, कैरियर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कैरियर चूज़ करने के लिए ख़ास तौर पर मेहनत करनी पड़े। जो चीज़ आपको ठीक लगती है, आप किसी भी कैरियर के अंदर चले जाएं, तो आपको सक्सेस लवर होना चाहिए और कैरियरिस्ट होना चाहिए और अपने कैरियर के पीछे आपको किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ भी शायद ऐसा हुआ कि मुझे अपने जो शौक़ थे
जिसमें शायरी ख़ास तौर पे शामिल थी और बाकी लिखना लिखाना भी वो पीछे रहता चला गया। हाँ, कुतुब बीनी भी मेरा एक शौक़ में शामिल है, जिसे मैंने कंटिन्यू रखा और जब भी जैसे जैसे मुझे मौका मिलता था मैं किताब ज़रूर पढ़ता था। और अगर किसी आउट स्टेशन या दूसरे मुल्क में मैं जाऊँ टूर पर तो किताबें ज़रूर साथ ले जाता था। तो इस तरह तो आप समझें कि ये शुरू हुआ। एक शेर इसके बारे में, एक शेर से मैं ख़त्म करता हूँ कि उम्र के ढलने का अपनी आँखों देखा हाल है। उम्र के ढलने का अपनी आँखों देखा हाल है, ख्वाहिशों का एक सफ़र था और शिकस्ता पा थे हम। आपकी शायरी में गहरी अलामती और नीम तजरीदी नज़में मिलती हैं, जिससे आम कारी को समझने में या उसको पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। जिस तरीके से आपकी दो नज़में हैं, नाबीना और नामालूम जिस्मों की हनूत आवाज़ें, क्या आप समझते हैं कि आपका पैगाम कारी तक पहुंच गया? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं चूँकि आपने ख़ुद ही शुरू में ये बताया था कि मैं तजरीदी और नीम अलामती या पूरे अलामती अफसानचे भी लिखता हूँ, तो मेरा एक मिजाज है। फिर कुछ मज़ामीन ऐसे हैं जिस तरह नफ्सियात, फ़लसफ़ा या फ़िज़िक्स या इस किस्म के मज़ामीन हैं जिनमें मेरी दिलचस्पी है। तो कुछ बातें लिखने के लिए देखिए, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है कि जिसे आपको अपने कारी को कन्वे करने के लिए एक मुदल्लल किस्म का अंदाज़ या एक मुदल्लल दलील चाहिए होती है। तो दलील जो होती है वो इतनी आसान नहीं होती। दलील को समझने के लिए, दलील के अंदर जाने के लिए या किसी मुदल्लल मवाद के अंदर जाने के लिए आपको इसकी ज़रूरत होती है। दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो होती हैं, लेकिन वो अपने बिल्कुल अमूमी माने दे रही होती हैं। अदीब जो है वो मखसूस मानी में बात कर रहा होता है। जिस नज़्म की आपने बात की वो चूँकि एक बहुत ही मुख्तसर नज़्म है, नाबीना, बनिस्बत नामालूम जिस्मों की हनूत आवाज़ें की निस्बत, तो मैं वो नज़्म आपको सुना देता हूँ, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। और इस नज़्म में मैंने शायद बचपन में सुनी हुई, जो बचपन में बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उनमें से शायद कोई चीज़ लाशऊरी तौर पे अख़ज़ की हो। नज़्म है कि 7 पहाड़ों के पीछे हैं 7 सुनहरी दरवाज़े, 7 पहाड़ों के पीछे हैं 7 सुनहरी दरवाज़े, उनके पीछे बाग़ छुपा है, बाग़ में एक जादू का पिंजरा, उसमें मेरी आँखें हैं। आपकी शायरी ज़्यादातर समाजी हवाले से, समाजी जुल्म जबर के हवाले से, क्या आपने कभी रोमानवी शायरी की तरफ ध्यान नहीं दिया? जी, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूँ। शुरू का जो मेरा ज़माना था, जिस तरह कॉलेज का ज़माना या नौजवानी का ज़माना, उसमें आपको काफ़ी सारी मेरी रोमानवी शायरी भी मिलेगी। बल्कि मुझे इस वजह से याद है कि कुछ सिंगर्स हैं जिनमें जनाब हामिद अली ख़ान साहब भी मौजूद हैं और बिलाल साजिद साहब और इस तरह के सिंगर हैं जिन्होंने मेरी कुछ गज़लें गाई हैं। तो सिंगर जो हैं वो गाने के लिए हमेशा रोमानवी शायरी मांगते हैं। तो जब उन्होंने बार बार मांगनी शुरू की तो मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे पास किल्लत है रोमानवी शायरी की। मैं मुख्तसर अल्फाज में इसका जवाब सिर्फ़ यही दे सकता हूँ कि इंसान एक
सेंसिटिव और मुतजस्सस इंसान। मैं समझता हूँ कि तजस्सुस और जुस्तजू ये अल्लाह ताला की अता की नेमतें हैं। जो जिन लोगों को तजस्सुस और जुस्तजू अता होती है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो जब आप अपने इर्द गिर्द में होने वाली नाइंसाफ़ियों को, जुल्म को, जबर को या उन चीज़ों को जिन चीज़ों को आपका जहन नहीं मानता, लेकिन पब्लिक जो है वो इस किस्म की हरकत कर रही होती है, या हमारे यहाँ ऐसे रवाज मौजूद हैं जो कि मुरवजा हैं, जिनको आपका ज़हन नहीं मानता, उसके बावजूद हम उन चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो ला महला आपका ज़हन जो है वो उन चीज़ों की तरफ चला जाता है, और उन सवालात के जवाबात जब आप तलाश कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी शायरी के अंदर शामिल हो जाते हैं। चंद एक अल्फाज या इस्तिहारे आपकी शायरी की पहचान बन चुके हैं, जिनमें तन्हाई, जुदाई, सफ़र, समाजी जुल्म के ख़िलाफ़ मज़ामत। तो आप हमें बताइए कि इसके पीछे क्या वजह है। हर शायर के अगर आप उसको बगौर पढ़ें तो कुछ इस्तिहारे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही होती हैं उनके यहाँ। तन्हाई मेरी शायद बज़ाहिर ज़िंदगी का हिस्सा अगर नहीं भी है तो मेरी बातनी ज़िंदगी या मेरे अंदर की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सफ़र चूँकि मेरी ज़िंदगी का मेरे पेशे से मुताल्लिक़ एक ऐसी चीज़ थी कि जिसकी वजह से मैं मुसलसल सफ़र में रहा, और ज़िंदगी को भी मैंने उसी अंदाज़ से देखना शुरू कर दिया, सफ़र के इस्तारे के अंदाज़ से। तीसरी चीज़ जो आपने कही है कि मज़ामती शायरी, मज़ामती शायरी ख़ास तौर पे मेरी जब दूसरी किताब आएगी फ़ाख्ता नाराज़ है, तो ग़ालिबन सारे लोग कहेंगे कि इसने की सिर्फ मज़ामती शायरी है। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो नौजवान लोग हैं, आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाली नाइंसाफ़ियों, जुल्म या ख़ास तौर पे वो बातें जो मैं अभी भी शायद रिपीट भी कर चुका हूँ, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो बातें जिनका कोई सेंस नहीं बनता या जिनके लिए आपके पास कोई दलील नहीं है, या जो आप यकीन से नहीं कह सकते कि ये ज़िंदगी की सदाकतें हैं, लेकिन आप उनको अपने मुआशरे में मुरवजा तौर पे रखते हैं और वो राइज रहती हैं आपके मुआशरे में, तो आप उसके ख़िलाफ़ भी बोलना, वो भी आपकी एक मज़ामती शायरी का हिस्सा बन जाता है। मैं एक मुतजस्सस और ज़हन रखने वाला और जुस्तजू रखने वाला इंसान हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने ये चीज़ें वदीयत फरमाई हैं। तो ये चीज़ें मुझे चैन नहीं लेने देती, जिसकी वजह से मैं इन चीज़ों की तरफ ज़रूर राग़िब होता हूँ। हमारा माशरा बहुत सी समाजी बुराइयों का शिकार है, जिसकी तरफ किसी भी अदारे या मोतबर शख्सियत का ध्यान नज़र नहीं आता। आप चूँकि एक समाजी मुफक्कर हैं और आपकी गाए बगाए इनके ऊपर तहरीरें भी आती रहती हैं, आप अपनी शायरी में भी ज़िक्र करते हैं, इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहेंगे और आपके क्या ख़यालात हैं? मेरी नज़र में जितनी बातें हमने की हैं उनमें सबसे अहम सवाल यही है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करूँगा कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज या हमारी सोसाइटी जो है वो एक गैर तरबियत याफ्ता सोसाइटी है। आप इस वक्त दुनिया में अपने इर्द गिर्द 200 से ज़ायद ममालिक की तरफ जब देखते हैं तो आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है
कि हम बहुत पीछे हैं, सैकड़ों साल पीछे हैं बाकी तहज़ीबों से। तो क्या वजह है कि हमारी तहज़ीब जो है वो इर्तिक़ा पज़ीर नहीं हुई? तो मेरी नज़र में तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक बात है जिसे बहुत सारे मज़ाकरों में, बहुत सारे सवालात में, बहुत सारी तहरीरों में, जिसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि कोई तो ये बताए कि मुआशरे की तरबियत की ज़िम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या हुकूमत की है? क्या उलमा की है? क्या असातिज़ा की है? क्या किसी और ऐसे तबके की है जो कि हमारे मुआशरे की तरबियत करेगा? हम अभी तक इसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे। मेरी अपनी नज़र में मैंने इस सवाल का ये जवाब ढूंढा है कि हर अहले कलम जिसके हाथ में कलम है वो ज़िम्मेदार है समाजी तरबियत का। हमें अपने समाज के अंदर तरबियत करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आगाज़ करना पड़ता है। देखें, बड़े लेवल पर हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा समाज जो है ये वजूद में कैसे आया। एक कोटेशन शायद मैंने कहीं मेरी किसी न किसी पब्लिकेशन में मौजूद है। सोसाइटी जो है ये एक शऊरी समाज है। सोसाइटी कोई एक्सीडेंटली नहीं बनी या हादसातन वजूद में नहीं आई। इसे इंसान ने सोच समझकर शऊरी तौर पर इसको वजूद दिया। तो इसका मतलब है कि सोसाइटी जो है वो एक शऊरी समाज है, और इस समाज को समझने के लिए और इसकी बका के लिए, इसके ज़िंदा रहने के लिए समाजी शऊर बहुत ज़रूरी है। हमें ये शऊर होना चाहिए कि हमें अपने समाज को बचाना कैसे है। मैंने चंद चीज़ों पे लिखा है। मैं अपने सुनने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि मेरे पेज पे भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मज़ाकरों में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। ज़रूर पढ़ें आप उनको कि जैसे नफ़रत है, हम नफ़रत क्यों करते हैं? ये एक बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? हम क्यों नफ़रत करते हैं? यहाँ हम जवाब देने लगेंगे तो ये बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। हम झूठ क्यों बोलते हैं? इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें। इनकलाब किसे कहते हैं? हर वो अमल जो आज से पहले नहीं हुआ और आज हो रहा है वो दरअसल एक इनकलाब है। क़दामत परस्ती हमें कहाँ लेके जा रही है, और जिद्दत की हम मुखालफत क्यों करते हैं? आने वाली ज़िंदगी क्या होगी? किताब जो आज हम पढ़ रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आने वाली ज़िंदगी में ये पढ़ने की चीज़ रहेगी या सुनने की चीज़ रहेगी। इस तरह बहुत सी चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। और आप टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप देखें तो उन्होंने आज से 100 साल पहले 100 साल बाद के जो मैं हाइपोथेटिकल व्यूज़ की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर काम शुरू हो चुका है, अगर उनको देखकर वो ये कहते हैं कि आज से 100 साल बाद की दुनिया जो है वो रोबोट्स की दुनिया होगी, वो रोबोटिक वर्ल्ड होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्ल्ड होगी, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को की तरफ देखने, उसकी तरफ जाने और उसे जानने में क्या हर्ज है? हम आज भी छोटे छोटे त्योहारों में फंसे हुए हैं। मैं आज के दिन पर मुझे ये कहना शायद मुनासिब लगे या ना लगे, लेकिन आने वाली 14 अगस्त
हमारी जो है उस पे हम एक नया कौमी तराना लॉन्च कर रहे हैं, जबकि इंडिया जो है वो अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो लॉन्च कर रहा है। मैं इंडिया को किसी दुश्मनी या दोस्ती के ज़िम्मन में नहीं लेता, मैं इस ज़िम्मन में लेता हूँ कि हम दोनों ने एक साथ आज़ादी हासिल की थी और इंडिया के ऊपर हमसे बहुत ज़्यादा बोझ था, आबादी का बोझ भी बहुत था और बहुत सारी चीज़ों का बोझ भी बहुत था। तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है, देखिए हम कहते हैं तालीम शुरू करें, तालीम बालगा शुरू करें, बच्चों की तालीम शुरू करें। सबसे पहली चीज़ मुआशरती तरबियत है। अगर आप मुआशरे को ये ही नहीं बताएंगे कि जो आप कर रहे हैं ये आपकी सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर देगा, मुआशरे को तोड़ देगा। देखें, हमने पुराने ज़माने में या कुरान मजीद के अंदर हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिनमें कहा गया है कि बहुत सी नस्लें तबाह हो गईं, या हमने जब हम फॉसल्स की हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि आज से 4 लाख साल पहले यहाँ पे डायनासोर्स भी होते थे, यहाँ कौन कौन सी लोग होते थे, और वो सारी तहजीबें तबाह हो गई। तो हमने भी तबाह हो जाना है और हम इस जहालत को लेके तबाह होंगे। हमें अपनी सोसाइटी को ज़िंदा रखने के लिए, देखिए जब मैं बात करता हूँ सोसाइटी की बका की, कि सोसाइटी को बाकी रखना है, तो इसका मकसद ये है कि हमने उनकी तरह तबाह नहीं होना और उन तबाहियों का शिकार नहीं होना। और अल्लाह ताला का भी कुरान पाक में यही पैगाम है कि आपको उन तबाहियों से बचना है, और उन चीज़ों से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि सोसाइटी की बका जो है वो बहुत ज़रूरी है। तलत मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके दौलत कदे पे आज मौजूद हैं। आपने हमें बहुत अच्छा टाइम दिया, और चाय की तो क्या ही बात थी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये तलत मुनीर साहब की एक तारफ़ी नशिस्त इसको कह लें या एक इंटरव्यू कह लें, तो आगे इंशाल्लाह आपके साथ हमारी नशिस्तें जारी रहेंगी। हम एक कोई मौजू ले लेंगे, उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। तारफ़ी नशिस्त तो आपकी हो चुकी। अब चूँकि हम इख्तिताम के मराइल में, तो हम आपसे आपकी कुछ नज़में, कुछ गज़लें सुनना चाहेंगे। अपनी कुछ गज़लें और नज़में हमें सुनाइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि ज़ौक़ वाले में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बहुत शुक्रिया हसन गुमान भाई और बागी साहब। सबसे पहले तो मैं ज़ौक़ वालों के सिलसिले में कुछ कहना चाहूँगा। ज़ौक़ वाले सिर्फ़ नाम के ज़ौक़ वाले नहीं हैं, बल्कि ये असल में ज़ौक़ वाले हैं, और इन्होंने ये नाम भी बड़ा ही ख़ास तौर पे चुना है। और मुझे नज़र आता है कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला ये आसमान सुखन पे लिखा हुआ नाम होगा ज़ौक़ वाले। और इन नौजवानों के अंदर जो एक अर्ज है, जो एक तड़प है कुछ कर गुज़रने की, और इस अदबी तहरीक में आज के दौर में अदब को वक्त देना और अदब को आगे लेके चलना, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मिशन है जो आम लोग नहीं कर सकते। ये आप अपनी पूरी ज़िंदगी अदब को दे रहे होते हैं, ये वो मिशन है। और जवानी में जब आप इस चीज़ का डिसाइड करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं, हमेशा रहेंगी, और इंशाअल्लाह ताला जहाँ कहीं मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़ौक़ वालों के साथ आपको नज़र आता रहूँगा। और जिस तरह अभी हसन गुमान भाई ने फरमाया
कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, ख़ास तौर पे जिस तरह समाजी तरबियत की बात हमने की है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम बातचीत करते रहेंगे जिसमें अदब भी शामिल है। मैं मुख्तसरन अपने कुछ कलाम सुनाता हूँ ताकि वक्त बच सके। एक गज़ल पेश करता हूँ। ये बामो दर की जुस्तजू में दर बदर मुसाफिरो, ये बामो दर की जुस्तजू में दर बदर मुसाफिरो, कि खुद से ही बिछड़ गए तो कैसा घर मुसाफिरो। और शेर है कि तमाम उम्र चिलचिलाते रास्तों को बांट दी, तमाम उम्र चिलचिलाते रास्तों को बांट दी, है और कितना रह गया अभी सफ़र मुसाफिरो। और शेर पेश खिदमत है कि ये जंगलों में रक़्स करती डायनों के साथ साथ, ये जंगलों में रक़्स करती डायनों के साथ साथ, बिखर रहे हैं पंछियों के बालों पर मुसाफिरों। और एक शेर गौर तलब है कि है एक तलाशे बेसमर ये ज़िंदगी भी दोस्तों, है एक तलाशे बेसमर ये ज़िंदगी भी दोस्तों, कि एक सराबे जुस्तजू है उम्र भर मुसाफिरों। सफ़र ये ज़ात का मुनीर अकेले ही है काटना, कि कौन रोएगा किसी को उम्र भर मुसाफिरों। बहुत शुक्रिया। मज़ामती गज़लों के सिलसिले में भी बातचीत मेरी होती रही। एक गज़ल है जिसको थोड़ा सा इख्तिसार के साथ मैं कोशिश करता हूँ। गज़ल है कि हम सुकरात हैं जहर पिएंगे, हम मंसूर को लाए साथ, हम सुकरात हैं जहर पिएंगे, हम मंसूर को लाए साथ, जिसको सच का इज़्न मिला है सूली चूम के आए साथ। और एक सन्नाटे की कोहर तनी है, चारों ओर अंधेरे हैं, एक सन्नाटे की कोहर तनी है, चारों ओर अंधेरे हैं। मैं आवारा नंगी सड़कें, गूंगे बहरे साए साथ, और अब के ऐसी डाइन रुत थी जरदाने तक चाट गई, अब के ऐसी डाइन रुत थी जरदाने तक चाट गई, कल के मौसम से कह देना कागज़ काट के लाए साथ। और एक दो शेर और पेश करता हूँ कि फिर मक्तल में जश्न लहू है, फिर कदगन है जुम्बश लब पर, फिर मक्तल में जश्न लहू है, फिर कदगन है जुम्बश लब पर, जिसको भी अब ज़ोम सुखन है सर हाथों पर लाए साथ। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि कब तक सकते की चादर में अपना आप छुपाओगे, कब तक सकते की चादर में अपना आप छुपाओगे, बस्ती वालों कुछ तो बोलो किसकी लाश हो लाए साथ। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आज की इस महफ़िल में ये ज़िक्र भी चला कि कोई मेरी शायरी में रोमांस की कमी है या रोमांटिक कंटेंट जो है वो शायद कम मैंने लिखा है। एक नज़्म मुझे याद आ गई जो रोमांटिक आप कह सकते हैं। तुम अब मिले हो, ये नज़्म का उन्वान है। और
तुम अब मिले हो जब उम्र मेरे लतीफ़ जज्बों को खा गई है। मेरी मोहब्बत ज़रूरतों के जमान नफ़ी में तमाम मानी बदल चुकी है। मैं अपनी आँखें सवाब से बेनियाज जिस्मों में खो चुका हूँ। तुम्हारी आँखों में कैसे झांकूं, तुम्हारी आँखों में चांदनी है। तुम्हारी आँखों में कैसे झांकूं, तुम्हारी आँखों में चांदनी है। तुम्हें सफ़र में दिलों की धड़कन पे धीमे धीमे शफाफ गीतों की आरज़ू है। मगर मोहब्बत की शाहज़ादी मैं देवमाला के मावराई बुतों से बाहर हकीकतों के करी ही मंज़र में आ चुका हूँ। मगर सितारों की शाहज़ादी मैं देवमाला के मावराई बुतों से बाहर हकीकतों के करी ही मंज़र में आ चुका हूँ। तुम्हारे होंठों पे रक़्स करते गुलाब महके रहें हमेशा। जो कम सिनी के किसी सिंहासन पे शाहज़ादा कोई मिले तो, जो कम सनी के किसी सिंहासन पे शाहज़ादा कोई मिले तो उसे सफ़र में शरीक करना। बदन की भट्टी को सब्ज़ाज़ारों के सर्द चश्मों के ख्वाब देना। जो कम सनी के किसी सिंहासन पे शाहज़ादा कोई मिले तो उसे सफ़र में शरीक करना। बदन की भट्टी को सब्ज़ाज़ारों के सर्द चश्मों के ख्वाब देना। इस एक लम्हे को भूल जाना, इस एक साथ का बोझ लेकर सफ़र को बोझल नहीं बनाना। ये ख्वाब बुनती हुई निगाहें उसे मुबारक जो पहली बारिश के पहले कतरे का लम्स पाकर तुम्हारी आँखों में डूब जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत